नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये हमारा क्लास नंबर 212 यानी 212वां क्लास है। और जब हम क्लास नंबर 212 में आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ खुशियां भी हैं, कुछ गम भी हैं। खुशी इस बात की कि मैं अपने तमाम मुसीबतों के साथ, अपने तमाम शुभचिंतकों की आलोचनाओं के साथ अपने इस सफ़र पर, इस मुकाम पर आपके बीच पहुंच सका। ये आपका प्यार, आपका स्नेह है कि रात में 10 बजे मैं आपके बीच रहता हूं। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी पर हमारे वो पुराने यूट्यूब लोडर, जिनकी कारगुजारी से मेरे लाइव प्रसारण को बैन किया गया है, मैंने सर्च करके इस बात की जानकारी प्राप्त की। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि व्यक्ति को आलोचक होना चाहिए लेकिन विरोधी नहीं होना चाहिए। मैं भी आलोचना करता हूं, कई लोगों की आलोचना करता हूं, लेकिन आलोचना का तात्पर्य विरोध करना नहीं होता। आलोचना का तात्पर्य होता है कि आप कुछ बातों को जो बताना चाहिए वो ना बता करके आप कुछ और बता रहे हैं या उसमें कुछ कमी कर रहे हैं, तो वो आलोचना है। लेकिन आप ये विरोध करें कि मैं ये कार्यक्रम आप तक पहुंचने ही ना दूं, आप ये विरोध करें कि मैं लोगों से जुड़ ही ना पाऊं, आप ये विरोध करें कि मेरी लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ रही है, इसको रोका जाना चाहिए। तो जितने भी है आप प्रयोग कर रहे हैं मेरे साथ, वो सारे के सारे प्रयोग मेरे लिए सफल और अच्छा परिणाम ला रहे हैं। जितना आप लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं उसका एक सफल प्रयोग ये है कि मेरे फॉलोअर्स उतनी ही जल्दी मेरे दूसरी आईडी पर मेरे साथ संलग्न हो जाते हैं। कल मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी पर आपसे क्लास लिया और उसके तुरंत बाद आज उसके प्रसारण को फिर रोक दिया गया। तो मेरे पास ये अल्टरनेट, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक विचारधारा है, अल्टरनेटिव या अल्टरनेट मेडिसिन, या ये कह लें कि एक वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था लोग पुकारने लगे हैं। हालांकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, पूर्ण चिकित्सा व्यवस्था है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे इस अल्टरनेटिव या एक तरीके से साइड आईडी पर मैं आपसे मिलता हूं और आप सब हमारे साथ वही जुड़ते हैं। आप सब की फ्रेंड रिक्वेस्ट इस पर भी आ चुकी है। अब देखना यह है कि इस आईडी पर उनका खेल कब आता है। ये तो मेरे खुशी की बात थी कि जितना मेरा विरोध हो रहा है उतने ही मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ईश्वर करे कि वो मेरे पीछे और पड़े रहें और मेरे चाहने वालों की संख्या दिन रात ऐसे ही बढ़ती रहे। एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक फिल्म के निर्माता और निर्देशक से एंकर ने सवाल किया कि आपकी फिल्म रिलीज होने के पहले आलोचना में आ जाती है। तो उसने कहा कि मेरी फिल्म रिलीज होने के पहले जब आलोचना में आती है तो उससे मेरी पब्लिसिटी बढ़ जाती है। और ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होते हैं, या अपने ही चाहने वाले होते हैं जो हमारे पिक्चर का विरोध करते हैं, और वो किन्हीं न किन्हीं रूपों में विरोध हमारे लिए फलदायी साबित होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे एक पुराने साथी ने हमको एंजाइम थियरी के चलाने पर एक नोटिस भेजी। मैंने उनके नोटिस में जो उन्होंने मूल बातें लिखी थी, उन्होंने लिखा था, आज मैं पहली बार आपसे चर्चा कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने मुझको नोटिस भेजी और उस नोटिस को उन्होंने फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे उसको प्रचारित कर दिया। मैंने उनको जवाब दिया, उन्होंने उस जवाब को भी सोशल मीडिया प्रचारित कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों से न मैंने उनकी नोटिस की चर्चा की और न मैंने अपने जवाब की चर्चा की। लेकिन आज प्रसंगवश मुझे कुछ कहना है और बहुत अच्छे मूड से कह रहा हूं। मैं नोटिसकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे नोटिस दिया। सीनियर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कर्म से सन्यासी हो चुके हैं वर्तमान में। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, और उनकी इस नोटिस से मेरी लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपनी नोटिस में लिखा कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने अपने नेम एंड फेम को बनाए रखने के उद्देश्य से, मैं उस नोटिस का एक समरी आपको पढ़ रहा हूं, एक बना करके,
कि उसका मूल उद्देश्य क्या था। उस नोटिस में उन्होंने लिखा कि अनिल श्रीवास्तव अपना नेम एंड फेम बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी में एंजाइम्स थ्योरी को ला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो उनका पहला नोटिफिकेशन था। दूसरा ये था कि प्रपोजल कमेटी के प्रति इन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। और तीसरा उनका था कि आपकी एंजाइम्स थ्योरी अगर इतनी अच्छी थी, आप इतने अच्छे विद्वान थे, आप इतने अच्छे लेखक थे, तो आपने आईडीसी कमेटी को अपना ये सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, और नहीं प्रस्तुत किया तो क्यों नहीं प्रस्तुत किया। ये उनके 3 मुख्य बिंदु थे। मैंने इन तीनों बिंदुओं को अपने तरीके से जवाब दिया। मैंने पहले बिंदु का जवाब दिया कि मेरी पुस्तक इतनी लोकप्रिय है कि लोग उसको हाथों हाथ मंगवा रहे हैं। मेरे एंजाइम्स थ्योरी की इतनी लोकप्रियता है कि लोग हाथों हाथ उसके सिद्धांत को अपना करके अपनी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा रहे हैं। और हमारे जितने भी देश के इलेक्ट्रोहोमोपैथिक के भटके हुए चिकित्सक थे, वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपनी प्रैक्टिस को दिन दूना रात चौगुनी कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि मैं लोगों को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं लोगों को सही पैटर्न पे, सही ट्रैक पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा उनका था कि उन्होंने नेम एंड फेम के लिए अपनी किताब लिखी है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नेम एंड फेम के लिए अगर लिखना होता तो मैं 36 साल प्रतीक्षा क्यों करता। मैंने अपने 36 साल के अनुभव को जो प्राप्त किया वो 37वें वर्ष में बोलना शुरू किया। आप लोगों ने प्रस्ताव रखा, मैंने पुस्तक को लिख दिया और पुस्तक की डिमांड हो गई, पुस्तक आप तक पहुंच गई। गुमराह तो तब किया जाता है जब किसी थियरी को तोड़ मरोड़ के अपना पेश किया जाता है। मैटी जी ने जो कहा वो उनके ज़माने की बात थी। 150 से अधिक वर्ष बीते, तमाम नए प्रकार के संशोधन हुए। अभी भी भारत सरकार के पास जितने प्रपोजल गए हैं उनमें से किसी भी को अभी एक्सेप्ट किया गया कि नहीं एक्सेप्ट किया गया इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आज जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने तो उस नोटिस का जवाब दिया जितने उनके पॉइंट थे। हालांकि उन्होंने बाद में इस पर आपत्ति जाहिर की अपने कुछ साथियों से कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का जवाब तो आया लेकिन विषय से अंतर था, जबकि उनके नोटिस का मूल थीम यही था और मैंने तीनों का जवाब दे दिया। उसके बाद तो अन्य अलग प्रसंग हो सकते हैं। उस प्रसंग का उनके नोटिस के सवाल और जवाब से मैं चाहता तो नोटिस का जवाब ना भी देता, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने वकील के माध्यम से मुझे नोटिस भेजी थी तो मेरा जवाब देना मेरा फर्ज बनता था। मैं एक सम्मानित पद पर प्रिंसिपल हूं और मुझे कानूनी दांवपेच या लिखा पढ़ी के वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, पत्र व्यवहार के तरीके आते हैं। इसलिए मुझको ये नहीं बताना है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। मैंने अपने हिसाब से, हालांकि उनकी जो नोटिस आई थी उसकी भाषा और मेरे पत्र की जवाब की भाषा आप लोगों ने कंपेयर करके फेसबुक व्हाट्सएप पे देखा भी होगा कि पत्र व्यवहार को कैसे लिखा जाता है, पत्राचार कैसे किया जाता है। मैंने उसका पूरा पालन किया है। अब उनको जवाब पसंद आया कि नहीं पसंद आया ये उनकी अपनी बात है। मैं आगे जो कहना चाहता हूं वो सुन लें। लोग कहते हैं कि आप प्रपोजलिस्ट के बारे में बोल देते हैं, लोग कहते हैं कि आप आईडीसी कमेटी के बारे में कमेंट कर देते हैं। प्रपोजलिस्ट की लिस्ट में जिस एंजाइम्स थियरी के बारे में इतना विवाद हुआ, जिस एंजाइम्स थियरी को लेकर के लोगों ने हमको कोर्ट में घसीटने की तैयारी की, जिस एंजाइम्स थियरी को लेकर के डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव किताब का इतना विरोध किया जा रहा है, क्या अनिल श्रीवास्तव ने एंजाइम्स थियरी रखी थी? जी नहीं। एंजाइम्स थियरी 1982-1983 से लगातार विभिन्न चिकित्सकों द्वारा, विभिन्न सीनियर्स के द्वारा उसको शोध जिसको कहते हैं शोध करना यानी शोधित की गई, उस पर रिसर्च किए गए, अपने प्रयोग किए गए, अपनाया गया, समझा गया। बायोकेमिस्ट्री के मदद से केमिस्ट्री के सिद्धांतों को समझते हुए, बॉटनी के सिद्धांतों को समझते हुए, प्लांट सेल और एनिमल सेल की संभावनाओं को तलाशते हुए एंजाइम्स तक पहुंचा गया। यानी ये कहानी शुरू हुई 1982 से। जब मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था तब मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आया भी नहीं था। मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आया 1983-84 में। और 1986 में जब मैं रमाशंकर जी के संपर्क में आया तो उन्होंने इस थियरी को मुझे एक स्टूडेंट की तरह मुझे उन्होंने पढ़ाया, मेरे गुरु बनकर। और मुझको, चूंकि मैं उस समय एमएससी कर चुका था, तो मुझको एक अच्छा सब्जेक्ट मिला पढ़ने के लिए और इस पर कुछ काम करने के लिए। बाद में पता चला कि उनके कुछ एनवाई बिहार क्षेत्र के थे, पटना के उनके कुछ साथी थे जिन्होंने इस पर कुछ काम किया था और लगभग उनके जीवन के रहते हुए 25% से लगभग 25% काम किया गया था और 75% काम अधूरा था। मैंने उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्होंने मुझको, अब इस समय नहीं है, नहीं मैं आपको दिखा भी था, हालांकि मैंने एक बार दिखाया भी था।
फिर उनको ये लगा कि हमारा ये शिष्य हमारे लिए आगे कुछ काम कर सकता है, तो उनके जो अपने आर्टिकल्स थे, जो उनके अपने नोट्स थे, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में सिग्नेचर करके 18/7/1987 को मुझे वो सौंप दिया। और उन्होंने लिखा कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, मैं इनसे कुछ अपेक्षाएं करता हूं। और मैंने उसको उनकी निधि समझ के अपने पास सुरक्षित रखा। फिर मैंने उस निधि पर काम करते करते, प्रयोग करते करते, उनके सिद्धांतों पर रोगियों की सेवा करते करते 36 वर्ष बिताए। और 37वें वर्ष मैंने कहा कि अब रमाशंकर जी नहीं हैं और मेरी भी उम्र 58 पर पहुंच रही है, कल को मैं रहूं ना रहूं तो रमाशंकर जी की ये थियरी, उनके सिद्धांत, एंजाइम्स के बारे में अपनी जानकारी को हमें अपने नवोदित साथियों तक पहुंचाना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था। यानी ये सिद्धांत, ये एंजाइम्स थियरी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की बनी बनाई कहानी नहीं है। अब आगे सुनिए। 1987 और 88 में इलेक्ट्रोहोम्यो न्यूज़ में, इलेक्ट्रोहोम्यो गजट में जो इदरीसी साहब पब्लिश करते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्यो न्यूज़ जो डॉक्टर वी कुमार जी पब्लिश करते हैं, सभी में डॉक्टर रमाशंकर जी के आर्टिकल्स छपे। 1990 के बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरे द्वारा भी ये पब्लिश हुआ। और यहां तक कि जब मुझे उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रधानाचार्य के रूप में सम्मानित कर रही थी, और जब उन्होंने मुझसे सोशल वर्क के बारे में मेरे लिटरेचर मांगे, तो मैंने अपनी जो पब्लिश की हुई किताबों की पत्र पत्रिकाओं के आर्टिकल थे, उसकी कॉपियां मैंने अपने शिक्षा विभाग को भी सौंप दिया था। अब आज जिस एंजाइम्स थियरी को लेकर के इतनी चर्चा है, शायद लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसी प्रपोजलिस्ट की लिस्ट में मैं ना तो मैं क्रमांक बताऊंगा, ना मैं नाम बताऊंगा। उसी प्रपोजलिस्ट की लिस्ट में एक सज्जन, एक प्रपोजलिस्ट या एक प्रपोजल रखने वाले कर्ता या एक प्रपोजल कर्ता ने अपने प्रपोजल में 62 पृष्ठ का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स थियरी को हूबहू वैसे ही रख दिया है जो अनिल श्रीवास्तव की किताब कहती है, डॉक्टर रमाशंकर के अभिलेख कहते हैं, या डॉक्टर अन्य लोगों के जो उनके साथ रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उन लोगों की जो बातें कहती हैं। मैं ये भी बता दूं कि उनके रखे गए प्रपोजल के पेज नंबर 543, नोट कर लें आप लोग, पेज नंबर 546, पेज नंबर 547, पेज नंबर 548, यानी 543 टू 548 नंबर पेज तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स थियरी को विस्तृत लिखा गया है, और आईडीसी कमेटी को प्रपोजल के रूप में उसको सौंपा भी गया है। और जिस बुक को वहां रखा गया, उस बुक का नाम है फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। बस मैं राइटर का नाम आपको नहीं बताऊंगा। मैं इतना जरूर बता दूं, यह कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। ये जो प्रपोजल करता है या जिन्होंने एंजाइम्स थियरी को अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से, जबकि मेरा उनसे उस समय संपर्क नहीं था, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 2015 में, और 2015 में उन्होंने अपनी पुस्तक में एंजाइम्स थियरी को हूबहू ज्यों का त्यों उतारा था। वो संयोग था कि किसी समय हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, और हमने और डॉक्टर वी कुमार जी ने उनसे चर्चा की थी और जीरोक्स कॉपी उनको दी थी। तो 2015 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, और उस बुक में उन्होंने 62 पेज तक एंजाइम्स थियरी को प्रपोज किया, और उस एंजाइम्स थियरी को ले जाकर के उन्होंने अपने प्रपोजल के साथ आईडीसी कमेटी को प्रस्तुत किया। आईडीसी कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या आगे क्या हो रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ इतनी है कि जिस एंजाइम्स थियरी को अनिल श्रीवास्तव के नाम की लेवल से इतना विरोध किया जा रहा है, वो एंजाइम्स थियरी तो ऑलरेडी स्वास्थ्य मंत्रालय और आईडीसी को हमारे ही किसी साथी द्वारा सबमिट की जा चुकी है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस साथी को मेरे साथ जुड़े हुए पिछले 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ना उस साथी ने मुझे ये बताया था कि वो मेरी थियरी को वहां ले जा रहे हैं। ये सूचना और ये फोन कॉल से मुझे आज पूरा डिटेल पता चला, तो मैंने कहा कि यह मुझे अपने साथियों को शेयर करना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एंजाइम्स थियरी ऑलरेडी सबमिटेड है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों ने उसको ऊपर नीचे करा दिया हो या आगे पीछे करा दिया हो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो दर्ज तो है। उसको स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए, ये तो आगे की कहानी होगी।
ये आगे का खेल होगा। लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि जिस बात के लिए मुझे कानूनी नोटिस दी गई, जिस बात के लिए मुझको मेरी इतनी आलोचना की गई, जिस बात के लिए मुझे इतना मेरे रास्ते में इतने रोड़े अटकाए गए, आज वही एंजाइम्स थियरी एक रिकॉर्ड के रूप में प्रपोजल कमेटी के एक कार्यकर्ता के द्वारा, जो मेरे संपर्क में पिछले 10 वर्षों से थे, लेकिन हमारी उनकी दूरियां ज़्यादा होने के नाते हमारी उनकी मुलाकात कम हो पाई, लेकिन आज फ़ोन कॉल से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े और बड़ी अच्छी लंबी बात हुई, और वहीं से मुझे ये पेज नंबर की जानकारी मिली और किताब की जानकारी मिली। यहाँ तक कि मैटी जी के कुछ डायरी के पेज भी उन्होंने मेरे पास भेजे। बड़ी लंबी बातें हैं। अभी लोग कहेंगे कि अनिल श्रीवास्तव अपने अहम में इतना बोल गए। अभी कुछ तमाम कमेंट्स इसके बाद आना शुरू होंगे, लेकिन मुझे अब कोई कमेंट्स की या नोटिस की कोई चिंता नहीं है। अब तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खेल शुरू हुआ है। गेंद ड्रिबलिंग में आ चुकी है, स्टिक पर गेंद चल रही है। गोल किधर होगा, कैसे होगा, जो खिलाड़ी बढ़िया खेलेगा वो गोल पोस्ट में गोल डाल देगा। तो आज ये एक बहुत अच्छा प्रसंग था मेरे सामने कि जिस बात के लिए मुझे इतनी मानसिक पीड़ा दी गई, पिछले 15 दिनों से मैं इस मानसिक पीड़ा से झेल रहा था कि लोग इसको अनिल श्रीवास्तव का नेम एंड फेम शो कर रहे हैं, और मैं ये जानता था कि कहीं ना कहीं मेरी इस थियरी को दबे मन से लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसी नाते कोई किसी अन्य ने कोई अपोज नहीं किया, केवल एक व्यक्ति विशेष को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने मुझको कानूनी नोटिस तक भेज दी। ये बड़ा दुर्भाग्य है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस दौड़ में, जहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति के लिए हम आप एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मान्यता के लिए हम लोग एक दूसरे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, वहाँ पे लोग पार्टिकुलर नेम एंड फेम कहते हुए अनिल श्रीवास्तव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अनिल श्रीवास्तव से उलझने की कोशिश करते हैं। और किस लिए? कि मेरा एक क्लास डिस्टर्ब हो, मैं आप सब तक किसी रूप में आ ना सकूं, मैं मानसिक रूप से परेशान रहूं। लेकिन अब वो सब कहानियां मैंने धो दिया। आज जब मुझे ये पेज नंबर 543 से पेज नंबर 548 की कहानी पता चली, तो मेरी अंतरात्मा में इतनी प्रसन्नता आई कि शायद रमाशंकर जी भी आज स्वर्ग से ये सोच रहे होंगे कि मेरे शिष्य डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का ये जो मंथन, एक मैराथन दौड़ है जो 17 अप्रैल 2018 से चल रहा है, आज इस मैराथन दौड़ में एक लाइन मैंने क्रॉस कर लिया, एक बॉर्डर मैंने क्रॉस किया। अभी आगे बहुत से बॉर्डर आएंगे जिन्हें मुझे लांघना होगा और फाइनल टच तक पहुंचना होगा। लेकिन आज मैंने पहली बाधा पार की कि मेरी कल्पनाओं को प्रपोजल कमेटी के किसी कार्यकर्ता के द्वारा वहां तक पहुंचा दिया गया है। अब केवल बाकी है तो एक्सप्लेनेशन। जब जरूरत पड़ेगी तो पूरे प्रमाण के साथ, पूरे मुस्तैदी के साथ एंजाइम थियरी के इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेशन को, इलेक्ट्रॉन की गतिविधि को, इलेक्ट्रॉन की भूमिका को, होम्योस्टैटिस की कहानी को, ये सब कुछ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव यथा समय जाके एक्सप्लेन करने में सक्षम रहेंगे, सक्षम हूं और सक्षम बनता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते हैं मुझे एमएससी होने का दम्भ है। दम्भ तो उसी को होगा जो उसको प्राप्त किया होगा। जो प्राप्त ही नहीं किया होगा वो क्या दम भरेगा। मैं एमएससी हूं तो क्या मैं कहूंगा कि मैं हाई स्कूल पास हूं? मैं एमएससी हूं तो एमएससी हूं। मेरे पास एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान है, मेरे पास बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान है, तो मुझे उसका दम्भ तो होना ही चाहिए। दम्भ नहीं होगा तो हम उसको आपको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे? इसकी परिभाषा गलत क्यों करते हैं? तो आइए, ये एक खुशी की बात थी। मैं अपने तमाम प्रपोजलिस्ट साथियों से एक बार पुनः क्षमा चाहता हूं कि मैंने किसी का मान सम्मान नहीं दुखाया था। मैंने किसी के प्रति अपनी मनोभावना को बहुत गिरे मन से आप तक नहीं पहुंचाया था। हाँ, कुछ बातें बोलने के दौरान आ जाती हैं। हर बात पर टिप्पणी करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन सोच समझ के टिप्पणी होनी चाहिए। और मामला इतना गंभीर भी नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस दौर में, इस कहानी में खेल कहीं बिगड़ न जाए। मैं समझता हूं कि आप मेरी मूल भावना को समझ चुके होंगे। अब लोग सोचें कि वो प्रपोजल करता कौन रहे होंगे, उनकी किताब, वो किताब किसने लिखी होगी, और उन्होंने क्या एंजाइम थ्योरी दी कि नहीं दी। मैं आप ही लोगों से चाहता हूं कि आप इसको खोज करें, रिसर्च करें, और जब आप नहीं कर पाएंगे तो मैं उनका नाम भी बताऊंगा, उनका स्थान भी बताऊंगा, और बाकी की कहानियां भी बताऊंगा। अब आइए, इस रोमांचक प्रसंग के बाद आज के
क्लास पे चर्चा हो जाए। हालांकि 20 मिनट से ज़्यादा मैं इस प्रसंग पर बोल चुका हूँ और मैं अनुरोध करूँगा सबसे कि जिनको अच्छा लगा हो वो थोड़ी सी तालियां बजा दें और जिनको बुरा लगा हो वो इस प्रसंग को ये समझ के कि अंतोगत्वा एंजाइम थियरी सरकार के पास तक पहुंची, न मैंने पहुंचाया न मेरे सीनियर ने पहुंचाया, मेरे एक शुभचिंतक ने मुझसे पहले ही वहां पहुंचा दिया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं और ताली बजाता हूं। मेरी तालियां उनके लिए हैं कि आईडीसी कमेटी में एंजाइम थियरी को उन्होंने रखा। किस रूप में उसको स्वीकार किया गया ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इस थियरी को भी वहां तक पहुंचाने में उनका योगदान है। मैं उनकी सराहना करता हूं, मैं उनका नमन भी करता हूं, यद्यपि वो मुझसे उम्र में छोटे हैं और मैंने अब आगे फिर कुछ कहूँगा तो आप लोग उसका अन्यथा वर्ग लेंगे। इस नाते बस यहीं पर मैं अपनी बात को रोक देता हूं, विराम लगा देता हूं। आइए हम बात कर लेते हैं अब अपने विषय पर, और आज का विषय हमारा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, जिस पर हमारे अनेक साथियों ने हमसे चर्चा करने की बात की थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस गर्दन के जो हड्डी है हमारी, इसको सर्वाइकल वर्टेब्री कहते हैं। इसमें ऊपर से नीचे तक 7 हड्डियां एक के ऊपर एक जुड़ी हैं। ऊपर की हड्डी को हम एटलस कहते हैं, जो फर्स्ट होती है, वो ब्रेन को उस पर, ब्रेन की जो हड्डी है या हमारा जो स्कल है उसको थामे रखती है। और दूसरी हड्डी एक्सिस होती है, जिसमें एक ऊपर का नुकीला भाग जिसे हम ओडेंटॉइड प्रोसेस या डेंस कहते हैं, एक गोलदार चूरे के साथ उसमें घुसी होती है, जिससे हम अपने गर्दन को इधर और उधर जो ये मोड़ रहे हैं ये उसी एडेंटॉइड प्रोसेस के ऊपर घुमा रहे हैं। यानी हमारी एटलस और एक्सिस, ये 2 प्रमुख हड्डियां हमारे गर्दन को मूवमेंट देने में सहायक होती हैं। उसके नीचे की जो हड्डियां हैं 5, उनमें से चौथी, 5वीं और 6वीं, इनमें अगर कभी कभी हड्डियों का डेंस बढ़ जाता है, और ये जो हड्डियों का डेंस बढ़ता है उसे हम सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स कहना भी कहते हैं, जहाँ से वो अपने स्थान से थोड़ा सा दाएं बाएं हट जाती हैं, या इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्पर्म कहते हैं, यानी हड्डियों का कुछ अगल बगल बढ़ जाना। जब हड्डियां बढ़ती हैं तो आपको, चूँकि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जानकार हैं और सभी इसके लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी के अगल बगल दोनों साइड पर स्पाइनल कॉर्ड चलती है, यानी हमारे तंत्रिकाओं की मेन तंत्रिका जो ऊपर से नीचे तक जाती है, और उसमें से निकलती हुई सब जो तंत्रिकाएं होती हैं या सब नर्व्स होती हैं वो हमारे दाहिने और बाएं पार्ट में फैल जाती हैं। तो जब ऑस्टियोब्रेस या स्पान का, या हम ये कहें कि बढ़ी हुई हड्डी का, जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है तो स्पाइनल कॉर्ड वहाँ दबने लगती है। दबने पर वहाँ की तंत्रिकाओं में जो संवेदनाएं आनी और जानी चाहिए उनमें बाधा आती है, रुकावट आती है, और जब तंत्रिकाएं दबती हैं तो वहाँ पे आर्टरीज और वेन्स भी दबता है मांसपेशियों की के बोझ से और हड्डियों के बढ़ से, जहाँ पर अगल बगल जो हड्डियाँ निकलती हैं। यानी हमारे वर्टेब्रल कॉलम के आसपास अगर हड्डियों में थोड़ी बहुत अनियमितता आ गई तो वहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड दबता है। स्पाइनल कॉर्ड के दबने से जिस पार्ट का, आमतौर से बाएं कंधे पर ये ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और बाएं कंधे पर झुकाव के साथ दायां कंधा और शोल्डर, और इसके बाद गर्दन के ऊपर यहाँ सिर तक ये दर्द बना रहता है, भारीपन बना रहता है। और विशेष करके वो लोग जो गर्दन के बीच का, जो हम आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं या जो हड्डी विशेषज्ञ होते हैं, वो ये सलाह देते हैं कि गर्दन के बीच का जितना गैप है, या आप सीधा सर करके लेटें तो आपके गर्दन और कंधे के बीच में जो गैप है आपको तकिया की ऊंचाई उतनी ही रखनी चाहिए। लेकिन आमतौर से देखा गया है लगभग 40% घरों में लोग ऊंची तकिया लगाते हैं, 2-2 तकिया लगा के सो लेते हैं। हार्ड बेड पर लेट रहे हैं और ऊंची तकिया करके सो रहे हैं तो उनके गर्दन का जो सर्वाइकल वर्टेब्री है वहाँ पर एक स्ट्रेन आ जाता है, एक खिंचाव आ जाता है और एक कर्व आ जाता है, जिससे भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड दबने लगता है, और फिर वो स्थायी रूप से आता है, परमानेंट हो जाता है, जिससे वहाँ पर खून का दौड़ा प्रभावित होता है। खून का दौड़ा ऊपर की ओर भी नहीं जा पाता है, ब्रेन की तरफ भी दबता है और कंधे की ओर भी दबता है, जिससे स्ट्रेस आता है, वहाँ पर दाब बढ़ जाता है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो 85% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का केस है, ये हमारे
केवल 2 ऊपर के जो सर्वाइकल वर्टेब्री है उन्हीं के कारण होता है। अगर उनमें कोई डिफरेंस आ गया, उनके ऊपर नीचे के बैठने में या उनके गैप में, या जो हमने आपको बताया कि ओडेंटोइड जो प्रोसेस होता है या जो डेंस होता है, अगर उसके चूर में, जैसे आप आप मिक्सी आप चलाते हैं किसी बैरल पर या घिर्री पर, या किसी ट्रक के पहिए चलते हैं बैरल पर, तो उसके रॉड में अगर थोड़ा बहुत तिरछा होगा तो गाड़ी आपकी कूदने लगती है, उछलने लगती है, या पहिया आपका अप डाउन नहीं हो पाता। बिल्कुल वही प्रोसीजर यहाँ है कि हम एक बैरल पर हमारी गर्दन घूमती है, और अगर उसमें जरा भी कहीं पर कोई अप डाउन या हड्डी में जरा सा लोच आ गया, या मांसपेशी कोई बढ़ गई, या वहाँ के ओडेंटोइड प्रोसेस में थोड़ा सा तिरछा झुकाव आ गया, तो फिर हमारे गर्दन में वो प्रॉब्लम आने लगती है, और फिर वो स्थायी रूप से बनने लगता है, दर्द होने लगता है। विशेष करके उन लोगों को ये दर्द होता है, जैसे आजकल बाइक का ज़माना है, बाइक की एक रेस होती है। आप विशेष करके युवा जो बहुत तेज़ स्पीड में बाइक चलाते हैं, और कोई गड्ढा आ गया, बाइक उनकी उस पर कूद जाती है। आप कूदते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी या पूरी की पूरी वर्टेब्रल कॉलम पर एक झटका आता है, और वो झटका जब नीचे से शुरू होता है आपके सीट से, आपके बाइक के सीट से, तो वो झटका जाकर के आपके ऊपर इस गर्दन के एटलस पे जाके ख़त्म होता है। और जब झटका ऊपर की ओर जाता है तो स्वाभाविक फिर वो झटका नीचे भी आता है, क्योंकि आपको पता है कि जितने वेग से हम कोई चीज़ फेंकते हैं उतने ही वेग से वापस आती है। तो जितने वेग से वो झटका ऊपर की ओर जाता है मोटरसाइकिल पर कूदने पे, उतने ही वेग से वो झटका नीचे की ओर उतरता है। तो उतरने पे आपकी एटलस और एक्सिस पर उसका जर्क लगता है, और वहाँ पे वो अपने स्थान से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं। पहला प्रमुख कारण ये होता है उन लोगों को जो बाइक चलाते हैं, अगर उनको सर्वाइकल स्पेन हुआ। अब आमतौर से महिलाओं की बात कर लें। महिलाओं में घरेलू कार्यों को करने में, पानी नल चलाने में, मसाला पीसने में, या घरेलू अन्य काम करने में, जहाँ पे उनको गर्दन का लगातार झुकाव रहना, फिर गर्दन का उठाना या कोई बोझ उठाना, जिससे, या सीढ़ियाँ चढ़ना या सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ना, जिससे उनके गर्दन पे वो हल्का सा झटका आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, वहाँ पे स्ट्रेन हो चुका है। तो ये चीज़ें अचानक हमारे हड्डी में कोई परिवर्तन आना, जिसको वियर एंड टियर कहते हैं। इससे जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है, उनको चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, खून का दौड़ा बंद होने के नाते जो है दोनों तरफ की इस कंधों पर सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होने लगता है। कुछ लोगों को सर्वाइकल स्प्रेन होता है, स्प्रेन में खिंचाव आता है नसों में, और स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है। रिमोटाइड आर्थराइटिस में पहली 2 वर्टेब्रल पर प्रेशर पड़ता है, और सर्वाइकल डिस्क कभी कभी प्रोलैप्स कर जाती है, जहाँ पर गैप बढ़ जाता है 2 हड्डियों के बीच में, 2 सर्वाइकल रीजन, क्योंकि एटलस और एक्सिस की संरचना अलग अलग है, और 5 सर्वाइकल हमारी सेम कैटेगरी की हैं। यानी 5 सर्वाइकल जो वर्टेब्री हैं उनकी संरचना एक है, एटलस की अलग है, एक्सिस की अलग है। यानी कुल मिला के सर्वाइकल की 7 हड्डियों में 3 प्रकार की रचनाएं हैं, और तीनों प्रकार की रचनाओं में अलग अलग कार्यों को सेट करने के लिए प्रकृति ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। जब हम उसके विपरीत कोई भी काम करते हैं, उस पर कोई भी झटका आता है, या कोई भी ऐसी, अब हम यहाँ पर लगातार कुर्सी पर बैठते हुए काम करते हैं, गर्दन को लगातार झुकाए हुए काम करते हैं, पीठ पर बोझा लेके चलते हैं। आमतौर से जो पीठ पर या गर्दन पर ज़्यादा काम करते हैं, कभी कभार ऐसे जो ऊपर देख करके काम करते हैं, जैसे इंजीनियर हुए, मिस्त्री लोग हुए, जिनको ऊपर नीचे ज़्यादा सर को करना है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे गर्दन को जहाँ पर सामान्य स्थिति से असामान्य स्थिति में कोई भी जर्क लेना पड़े, वहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आइए हम चर्चा कर लें कि अगर ये हो ही जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से एक फिजिशियन होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हम 3 फार्मूले सेट करते हैं। पहले फार्मूले में हम देते हैं F2, L2 और CNS। F2, L2 और CNS। यहाँ पर हम F2 चूँकि ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम की मेडिसिन है, L2 हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की मजबूत करने वाली दवा, उनको एनर्जी प्रदान करने वाली दवा। जब हमको दर्द होता है तो हमको आत्मबल की आवश्यकता होती है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, दर्द को सहने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम L2 देते हैं, जिसमें S1 है, L1 है और A3 है। और फिर हम CNS लगा देते हैं। CNS में हमने आपको 6 दवाइयाँ बता रखी हैं, और ये CNS हम क्रॉनिक वाला देते हैं, और इसके साथ हम P1 जोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी हम बढ़ा देते हैं इस क्षेत्र में। तो F2, L2
CNS प्लस P1 इसकी 20-20 ड्रॉप हम दिन में 4 बार रोगी को खिलाते हैं। दूसरा फार्मूला हम देते हैं, चूँकि बोन की बात है, सर्वाइकल वर्टेब्री की बात है, तो हम वहाँ पर C4 का चयन करते हैं, C7 का प्रयोग करते हैं दर्द रोकने के लिए, S5 का प्रयोग करते हैं मांसपेशियों के स्ट्रेस को रोकने के लिए, और B का प्रयोग करते हैं ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए। यानी C4, C7, S5, B इसका हम 30-30 ड्रॉप दिन में 3 बार देते हैं। और तीसरा और अंतिम फार्मूला हम प्रयोग करते हैं इसी में, C2, VEN2 और WE। C2, VEN2 और WE। हम C2 क्यों देते हैं? जहाँ पर हार्डनेस आ जाती है, मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे गुच्छे बन जाते हैं नर्व के या मांसपेशियों के जो मसल्स होती हैं, तो वहाँ पर हम C2, VEN2 और WE दे करके उनको वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। जैसे पुरानी चोट अगर हो जाए तो वहाँ पर एक गांठ बन जाती है, गुच्छे बन जाते हैं, वो अगल बगल हिलती रहती है, उसको हटाने के लिए भी हम C2 देते हैं। तो ये हम 3 फार्मूले देते हैं। अब हम एक बात आपको और बता दें, हमारे कुछ साथी कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने आपको 3 फार्मूले बताए, ये तीनों ही फार्मूले रोगी को देने हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक फार्मूला आपको अपनाना है, एक फार्मूला फिर कभी अपनाएंगे। हमारी बुक में भी जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में मैं फार्मूले लिखूंगा या जो मैं आपको बताता हूँ, एक रोग के साथ जितने फार्मूले दिए जाएंगे 1, 2, 3, यानी उतने प्रकार की शीशियाँ आपको रोगी को देनी है। ऐसा नहीं कि उनमें से एक देना है और एक की कंडीशन अलग है, वो कभी दूसरे प्रकार का रोगी आएगा तब आप देंगे, ऐसा नहीं है। एक रोग पर जितने फार्मूले सेट होंगे, 1, 2, 3, वो 3 प्रकार की, यानी यहाँ पे हमने 3 फार्मूले सेट किए, तो आपको 3 शीशियाँ बनानी है और तीनों शीशी रोगी को देनी है। और फिर रोगी उसको घर में ले जा करके अपने हिसाब से, जैसा आप डोज समझेंगे, उसके उम्र को देख के, उसकी कंडीशन को देख के, उसके दर्द को देख करके, उस हिसाब से आप इसकी दवा सेट करेंगे। तो आज बस इतना ही। अभी आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिन साथियों ने मेरा यूट्यूब चैनल का, मेरा पर्सनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी HDR अनिल श्रीवास्तव H इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल दबा दें, जिससे हम आपके बीच यूट्यूब पर जो हमने शुरुआती क्लास शुरू किया है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, आप उस तक जो नए साथी हैं वो शुरुआती दौर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जानने और समझने का प्रयास अगर आपको करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी दबाइए। और चलते चलाते हमारा फ़ोन नंबर, फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप दोनों के लिए आप इसी का प्रयोग किया करें, 9793252355। तो कल तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को ये कहते हुए इजाज़त दीजिए कि मैं अपने उन तमाम प्रपोजल कर्ता से क्षमा चाहता हूं अगर उनको आज की मेरी बात भी खराब लगी हो, क्योंकि मैंने किसी के मान सम्मान के प्रति कोई बात नहीं की है। सोशल मीडिया पर मैंने अपनी व्यथा को बयां किया है, मैंने सिर्फ सब तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आप में से किसी को भी, पूरे देश में से किसी को भी कोई कष्ट हुआ हो तो मैं एक बार पुनः उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी निजी भावनाओं को, अपने निजी अनुभव को फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो अपना ले, जिसको अच्छा ना लगे वो मुझे क्षमा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सबके नाम आप लोगों ने कहा हफ्ते में 1 दिन पढ़े जाएं, तो नामों की श्रृंखला बड़ी लंबी हो गई है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आप सबका नाम पढ़ेंगे और आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि समय आज हमारा निर्धारित समय 20 मिनट से मैं आगे बढ़ गया हूँ। लगभग 34 मिनट हम आपके बीच में रहे। आज बहुत दिन बाद मैंने अपने समय को आगे बढ़ाया है। मुझे कष्ट है कि जिन लोगों को समय ज़्यादा लगा हो, मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।